Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 22nd May 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Next question is, an infant has been found to be human immunodeficiency virus positive. When teaching the infant's mother, which action should the nurse instruct the mother to take? किसी एचआईवी पॉजिटिव मदर से बच्चे ने जन्म लिया, इस बच्चे के अंदर एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट आया। इस सिचुएशन में इस मदर को एज अ नर्स आप कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? ऑप्शन 1, check the anterior fontanel for bulging and the sutures for widening each day. हम इस बच्चे में इन्फेंट में एंटीरियर फंटेनल में बल्जिंग तो नहीं, उसके सूचर्स के बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं बढ़ रहा, इस चीज़ को हर दिन चेक करेंगे। ऑप्शन 2, feed the infant in upright position with the head and chest tilted slightly back, avoid aspiration. हम इस बच्चे को सीधा बैठाकर फीडिंग करवाएंगे ताकि उसमें एस्पायरेशन का रिस्क ना हो। ऑप्शन 3, provide meticulous skin care to infant and change the infant's diaper after each voiding or stool. बच्चा जब भी voiding करे या स्टूल पास करे तब हमें उसका डायपर चेंज करना है और डायपर चेंज करने के बाद बच्चे को मेटिक्यूलस स्किन केयर प्रोवाइड करवानी है। ऑप्शन 4, feed the infant with special nipple and burp the infant frequently to decrease the tendency to swallow air. हमें इस बच्चे को स्पेशल निपल की मदद से फीड करवाना है और खाना खिलाने के साथ साथ बीच में जो एयर बच्चा स्वेलो कर रहा है उसे निकलने का टाइम देना है। इस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करते हुए आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि बच्चे के अंदर एचआईवी कंडीशन है, एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट आया है और इस एचआईवी पॉजिटिव पर्सन में केयर के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन आप देंगे ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप हमेशा इस बात को ध्यान रहे रखें कि जो क्वेश्चन के अंदर डिजीज कंडीशन या कंडीशन दी गई होती है उसी से संबंधित जो ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे में एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो इस बच्चे की केयर के लिए आप मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन ए में बताया कि इंटीरियर फंटेनल को चेक करेंगे, फीडिंग अपराइट पोजीशन में कराएंगे, स्पेशल निपल की मदद से इसे फीडिंग देंगे। तो ये सभी बातें सही हैं, लेकिन एचआईवी इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ सही नहीं मान सकते। यहाँ पर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, तो इस बच्चे को जब भी हम डायपर चेंज करवाएंगे, उसके बाद उसकी स्किन को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, ताकि इस बच्चे में सेकेंडरी इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एचआईवी सफरिंग पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है और एचआईवी पेशेंट्स में इन्हीं सेकेंडरी इन्फेक्शंस के कारण डेथ भी होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 3 को सही मानेंगे। एक चीज़ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अ, अगर किसी बच्चे ने एचआईवी पॉजिटिव मदर से जन्म लिया है, तो इस बच्चे के अंदर जन्म के 18 महीने तक एचआईवी पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मदर के एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। मदर के एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे की बॉडी में जा चुके हैं, इसलिए जन्म के बाद 1.5 साल तक इस बच्चे में एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएमआर वैक्सीन इज गिवन बाय मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन
किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट से एमएमआर वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है और सबक्यूटेनियस रूट से जब भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है उसे हम 45 डिग्री एंगल से एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is providing instruction to the mother of a newborn with hyperbilirubinemia who is being breastfed. The nurse provides which most appropriate instruction to the mother? एक न्यूबॉर्न बेबी जिसे हाइपर बिलीरुबिनीमिया कंडीशन है, इस बच्चे को इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग कौन सा इंस्ट्रक्शन देना सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब। ऑप्शन सी, स्विच टू बॉटल फीडिंग द बेबी फॉर 2 weeks। ऑप्शन सी, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 hours। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बच्चे में जो बिलिरुबिन बन रहा है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए हम बच्चे को हर 2 से 4 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए कहेंगे। जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाएगा वहाँ पर उतना ही बिलिरुबिन के बॉडी से बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाएगी और बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनीमिया कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन that develops 48 hours after an overdose of aspirin indicate? अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पेशेंट ने एस्पिरिन ड्रग की बहुत ज़्यादा मात्रा ले ली हो, ओवरडोज कर ली हो और इस ओवरडोज के 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद उसे राइट अपर क्वाड्रेंट एरिया में पेन हो रहा है, तो आप इस फाइंडिंग के बिहाफ पर किस कंडीशन के होने को अनुमान लगाएंगे? एस्पिरिन ड्रग की ओवरडोज के बाद 48 घंटे बाद क्लाइंट को एब्डोमेन एरिया में राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, तो ये किस कंडीशन के होने को बताता है? क्या ये डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन है? क्या ये लोअर इसोफेजियल अल्सरेशन के कारण है? क्या ये बिलियरी कॉलिक के कारण है? या क्या ये लीवर डैमेज के कारण है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लीवर डैमेज। इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, तो इस पेशेंट में राइट अपर एब्डोमेन क्वाड्रेंट के अंदर लीवर पाया जाता है। हमारे एब्डोमेन को जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट के अंदर लीवर पाया जाता है। अब पेशेंट ने एस्पिरिन ड्रग ले ली है और 48 घंटे बाद अगर उसे इस हिस्से में पेन होता है तो इसका मतलब है कि एस्पिरिन मेडिसिन के कारण पेशेंट का लीवर डैमेज हो चुका है। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। एस्पिरिन ओवरडोज 24 to 48 hours after right upper quadrant pain indicates liver damage। एस्पिरिन ड्रग की ओवरडोज के 24 से 48 घंटे बाद यदि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है तो इसका मतलब है क्लाइंट को लीवर डैमेज हो चुका है और एस्पिरिन या सैलिसाइलेट ड्रग की टॉक्सिसिटी होने की सेकंड स्टेज को ये बताता है। यहाँ पर लीवर एरिया में पेन होने के साथ-साथ हिपैटोमीगैली, बिलिरुबिन लेवल का बढ़ना, प्लेटलेट्स का इंक्रीज़ होना, ओलिगूरिया जैसी कंडीशन का होना, ये सभी फाइंडिंग्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं। सैलिसाइलेट ग्रुप के अंदर एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन ये सभी मेडिसिन्स इंक्लूड की जाती हैं
और सैलिसाइलिड ग्रुप की मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। सैलिसाइलिड ग्रुप जो है बहुत ही पुराना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ग्रुप है। एस्पिरिन ड्रग का इस्तेमाल हम हार्ट पेशेंट्स के अंदर करते हैं क्योंकि ये मेडिसिन प्लेटलेट की एक्टिविटी को रोककर क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while examining a 2-year-old child, the nurse in charge sees that the anterior fontanelle is open. The nurse should किसी 2 साल के बच्चे का जब आप हेड का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो आपको इस बच्चे में एंटीरियर फंटैनल ओपन मिलता है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? नोटिफाई द डॉक्टर, look for other signs of abuse, document this as a normal finding, ask about the family history. Important question है. The right answer is option A, notify the doctor. बच्चों के अंदर ज़्यादातर एंटीरियर फंटैनल और पोस्टीरियर फंटैनल के बारे में पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। याद रखिएगा जो एंटीरियर फंटैनल होता है, इसकी जो क्लोजिंग होती है वो लगभग 1.5 साल के अंदर हो जानी चाहिए। यानी बच्चे की उम्र 1.5 साल हो जाए, इससे पहले-पहले एंटीरियर फंटैनल क्लोज़ हो जाना चाहिए, जबकि पोस्टीरियर फंटैनल जो है, वो 1.5 मंथ के अंदर ही क्लोज़ हो जाना चाहिए। पोस्टीरियर फंटैनल 1.5 महीने में क्लोज़ हो जाता है और एंटीरियर फंटैनल को क्लोज़ होने में 1.5 साल का समय लगता है। अब ये बच्चा जब 2 साल की उम्र का हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके फंटैनल्स क्लोज़ नहीं हुए हैं, तो इस बात को हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र 2 साल हो गई है और अभी भी इसके फंटैनल्स क्लोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is planning care for a child with hemolytic uremic syndrome. The child has been anuric and will be receiving peritoneal dialysis treatment. The nurse plans to एक बच्चा है जिसे हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हुआ है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हुआ है और इस बच्चे के अंदर यूरिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यानी बच्चा एन्यूरिक है और इस बच्चे में ट्रीटमेंट के रूप में हम पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपको इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है कि जो एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उसे एडमिनिस्टर करेंगे हम। ऑप्शन बी कहता है एनकरेज फूड हाई इन पोटेशियम, जो खाद्य पदार्थ पोटेशियम से भरपूर हैं उन्हें हम खाने के लिए देंगे। ऑप्शन सी केयर फॉर द फिस्टुला, जो फिस्टुला मौजूद है उसकी केयर करेंगे। या फिर ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जब फ्लूइड्स का इनटेक मना किया गया है तो हम उस चीज को मेंटेन करेंगे। HUS यानी हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम वह कंडीशन है जिसमें बच्चे के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और एक्यूट किडनी फेलियर जैसी कंडीशन होती है। इसे आप एक्यूट रीनल फेलियर कह सकते हैं, यानी पर्सन की अचानक किडनी काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, इस वजह से किडनी काम नहीं करती, यूरिन का प्रोडक्शन नहीं करवा पाती और साथ ही साथ उसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाता है। ये ये 3 कंडीशंस हैं जो कि मिलकर हीमोलाइटिक एन्यूरेमिक सिंड्रोम के रूप में जानी जाती हैं। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का मतलब होता है डिक्रीज आरबीसी, एक्यूट रीनल फेलियर और डिक्रीज प्लेटलेट्स। इन तीनों कंडीशन के साथ में हम इन बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लूइड्स के लिए, क्योंकि एन्यूरिक कंडीशन है यानी किडनीज यूरिन नहीं बना पा रही हैं, तो हम डॉक्टर द्वारा जो फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया गया है, फ्लूइड इनटेक करने से मना किया गया है, इस चीज को कंटिन्यूली मेंटेन करते हैं। अगर हम
डायलिसिस की बात करते हैं तो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर फिस्टुला नहीं बनाया जाता, हीमोडायलिसिस प्रोसेस में फिस्टुला बनाया जाता है। पोटेशियम रिच फूड का हम यहाँ पर इंटेक मना करते हैं। एनाल्जेसिक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which client can best be assigned to newly licensed practical nurse? इन चारों ऑप्शंस में से आप किसी नई नर्स को कौन सा पेशेंट देना चाहेंगे? एक न्यूली लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स है, उसे इन चारों में से कौन सा पेशेंट केयर के लिए आप असाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए, द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। ऑप्शन बी, द क्लाइंट पोस्ट कोरोनरी बाईपास। The client with TURP, the client with diverticulitis. The right answer is option D. इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जब भी कोई हॉस्पिटल में आपका नया जूनियर आता है, यानी नया नर्सिंग ऑफिसर आता है, नया स्टाफ आता है, तो ऐसे नए स्टाफ को पेशेंट की केयर करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम ऐसे नए स्टाफ को, न्यूली जॉइनिंग पर्सोनल को ऐसा पेशेंट केयर के लिए देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। यानी कि जिसमें ज़्यादा कोई भी डेंजर वाली सिचुएशन नहीं हो, ऐसे पेशेंट की केयर करने के लिए हम न्यू स्टाफ को दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि पेशेंट जिसे कीमोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे पेशेंट में काफ़ी सेंसिटिव चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, तो ये पेशेंट हम इस न्यू नर्स को नहीं दे सकते। पोस्ट कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग के समय हमें बहुत से वाइटल चीज़ों को ध्यान रखना होता है, मेडिसिन की क्वांटिटी को, पेशेंट के सिम्पटम्स को नोट करना होता है, इसलिए ये पेशेंट भी हम इसे नहीं दे सकते। अगर पेशेंट में ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन और प्रोस्टेट ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर लगातार ब्लीडिंग होती है, तो कितना अमाउंट ब्लीडिंग का नॉर्मल है, ये सभी जानकारी होना इस पेशेंट की केयर के लिए ज़रूरी है, तो ये पेशेंट भी हम इसे केयर के लिए नहीं दे सकते। यहाँ पर जो डाइवर्टिक्युलाइटिस वाला पेशेंट है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल पेशेंट माना जाएगा और इसे हम केयर के लिए नए स्टाफ को साइन कर सकते हैं। डाइवर्टिक्युलाइटिस का मतलब होता है पेशेंट की इंटेस्टाइन में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most common congenital abnormality in a baby of diabetic woman? किसी डायबिटिक वुमेन से जन्म लेने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन-सी कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन सी मेनिंगोमायोसील, ऑप्शन डी एनेन्सेफेली। The right answer is option A ventricular septal defect. एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। डायबिटिक वुमेन्स यानी कि ऐसी वुमेन जिन्हें शुगर की डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन है और इन मदर से जो बेबी जन्म लेते हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा जन्मजात कौन-सा रोग होता है ये आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बताएँगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये हार्ट का एक डिज़ीज़ है, जैसे कि मान लीजिए ये बच्चे का हार्ट है, इसके अंदर ये ऊपर वाले 2 एट्रियाज़ हैं और ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। तो बच्चे का जो ये वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम है, जो लाइन है इस वेंट्रिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये पूरी तरह से क्लोज़ नहीं होती, इनके बीच में एक ओपनिंग मौजूद होती है। तो बच्चों में जो वेंट्रिकल वाला भाग है, उसको अलग करने वाला जो सेप्टम है, वो पूरी तरह से बना नहीं होता, इसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के रूप में जानते हैं और ये डायबिटिक वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रीमैच्योर लेबर which of the following medicines useful for newborn?
अगर किसी वुमेन को 37 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले ही लेबर होने लगता है, डिलीवरी होने लगती है, तो इस सिचुएशन में इन चारों ऑप्शंस में से कौन-सी मेडिसिन बच्चे के लिए यूज़फुल हो सकती है? टेस्टोस्टेरोन, डेक्सामेथासोन, ऑक्सीटोसिन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। डेक्सामेथासोन ड्रग प्रीमैच्योर लेबर में दी जाती है ताकि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो सकें। Next question is, the client is admitted to the unit after cholecystectomy. Montgomery straps are utilized with this client. The nurse is aware that Montgomery straps are utilized on the client because किसी पेशेंट में कोलेसिस्टेक्टोमी प्रोसीजर किया गया। इस प्रोसीजर के बाद उसमें मोंटगोमरी स्ट्रैप्स लगाई गई हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर मोंटगोमरीज़ स्ट्रैप्स लगाने का क्या पर्पस है? क्यों कोलेसिस्टेक्टोमी प्रोसीजर के बाद मोंटगोमरी स्ट्रैप्स लगाई जाती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, द क्लाइंट इज़ एट रिस्क ऑफ एविसरेशन। इस क्लाइंट में एविसरेशन का रिस्क ज़्यादा है, यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स का बाहर निकल आने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए। ऑप्शन बी, द क्लाइंट विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज। इस क्लाइंट में बार-बार ड्रेसिंग चेंज करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, द स्ट्रैप्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ड्रेन दैट आर इंसर्टेड इन द इंसिजन। जिस जगह पर इंसिजन बनाया गया है, वहाँ पर ड्रेन कनेक्ट करने के लिए इसे लगाया गया है। ऑप्शन डी, नो सूचर और क्लिप्स आर यूज्ड टू सिक्योर द इंसिजन। यहाँ पर सूचर और क्लिप्स की आवश्यकता ना हो, इसलिए इसे लगाया गया है। आप यहाँ पर बने डायग्राम में देख सकते हैं, इस पर्सन के अंदर कोलेसिस्टेक्टोमी प्रोसीजर हुआ और उसके बाद यहाँ पर जिस जगह पर इंसिजन बनाया गया था, वहाँ पर मोंटगोमरीज़ स्ट्रैप्स लगाए गए हैं। इसको लगाने का क्या पर्पस है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। मोंटगोमरी स्ट्रैप्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर हमें बार-बार ड्रेसिंग चेंज करने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी क्लाइंट के अंदर कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, यानी सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे प्रोसीजर्स के बाद इस जगह से बहुत ज़्यादा ड्रेनेज निकलता है और इस ड्रेनेज को क्लियर करने के लिए हमें बार-बार जो बैंडेज है उसे चेंज करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर मोंटगोमरी स्ट्रैप्स लगाई जाती हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है कि आपने एक बार इंसिशनल साइट के ऊपर ड्रेसिंग की और उसे टेप से फिक्स कर दिया और फिर आप उसे काफ़ी देर बाद में चेंज करते हैं तो चल जाता है। लेकिन जब आप कोलेसिस्टेक्टोमी जैसे प्रोसीजर करते हैं तो वहाँ पर आपने बैंडेज को लगा दिया और उसे अगर परमानेंटली फिक्स कर दिया तो लगातार वहाँ से जो ड्रेनेज निकलेगा वो लीक करने लगेगा, बहने लगेगा और क्लाइंट में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें थोड़ी-थोड़ी देर में जो ड्रेसिंग वहाँ रखी गई है उसे चेंज करना होता है। और बार-बार अगर आप ड्रेसिंग को चेंज करने के लिए फिक्स इसे परमानेंटली फिक्स करते हैं, फिर हटाते हैं, तो इससे क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस डिस्कम्फर्ट को और फ्रीक्वेंट चेंज को ईज़ी बनाने के लिए हम वहाँ पर मोंटगोमरी स्ट्रैप्स लगा देते हैं, जिसके नीचे हम बैंडेज को रखकर उसे फिक्स कर देते हैं और फिर जब आवश्यकता होती है, तो इन स्ट्रैप्स को खोलकर ड्रेसिंग चेंज कर पाते हैं। तो जिन जगहों पर हमें बार-बार ड्रेसिंग चेंज करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर मोंटगोमरी स्ट्रैप्स लगा दिए जाते हैं। होपफुली अब आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। इमेज बेस के हिसाब से भी ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, persistence of foramen oval leads to। अगर किसी बच्चे में फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता तो इससे कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? एमओएफ, एएसडी, पीडीए, टीओएफ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, आप आंसर दे पाएंगे।
आपको इस बात को पता होना चाहिए कि फोरामेन ऑफ ओवेल कहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हार्ट है और ये इसके 4 चैम्बर्स हैं। अगर किसी बच्चे में जन्म से पहले की स्थिति की बात की जाए तो उसके जो दोनों अपर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, दोनों जो एट्रियाज़ होते हैं, उनके बीच में जो सेप्टम पाया जाता है, वहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद होती है। इसे हम फोरामेन ओवल के नाम से जानते हैं। जन्म के बाद ये ओपनिंग क्लोज़ हो जाती है और बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अलग तरीके से होने लगता है। लेकिन जन्म के बाद भी अगर किसी बच्चे में हार्ट के इन दोनों अपर चैम्बर्स के बीच में ये ओपनिंग जो मौजूद है, फोरामेन ओवल मौजूद है, ये क्लोज नहीं हो तो इसे हम आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। हार्ट के दोनों अपर चैम्बर्स यानी एट्रिया के अंदर जन्म से पहले ओपनिंग पाई जाती है, इसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन बच्चे के जन्म लेने के बाद भी ये ओपनिंग क्लोज नहीं होती, तो इसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the commonest complication of bronchial asthma in children? अगर किसी बच्चे को ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कोई कंडीशन हो जाए, तो इसमें कौन-सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? प्लूरेसी, एटेलेक्टेसिस, एम्फाइसीमा, हाइपरपायरेक्सिया। The right answer is emphysema. ब्रोंकियल अस्थमा अगर बच्चों को होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के रूप में एम्फाइसीमा कंडीशन डेवलप होती है। एम्फाइसीमा कंडीशन होने पर बच्चों के लंग्स में जो एल्विलाइज़ मौजूद हैं, छोटी-छोटी एयर सैक्स मौजूद हैं, ये कोलैप्स हो जाती हैं जिसके कारण उन्हें रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है। एम्फाइसीमा कंडीशन आगे जाकर बैरल शेप चेस्ट का कॉज़ बनती हैं। यहाँ पर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, एम्फाइसीमा के अंदर आपको बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है और इसके अंदर एल्विलाइज डैमेज हो जाती हैं। ये सभी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, होपफुली आपको ये चीज़ें याद भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 8-year-old boy is returned to his room following a tonsillectomy. The nurse should place the child in which of the following position? एक 8 साल का बच्चा है जिसमें टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी की गई है। सर्जरी के बाद इसे कौन-सी पोजीशन में रखना सबसे सही माना जाएगा, ये आपको बताना है। फॉवलर्स, सुपाइन, साइडलाइन या फिर सिम्स। टॉन्सिलेक्टॉमी प्रोसीजर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। अगर सर्जरी के द्वारा आप गले में मौजूद टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं, तो ये प्रोसीजर टॉन्सिलेक्टॉमी के रूप में जाना जाता है। और इस ऑपरेशन के बाद हम बच्चों को साइडलाइन पोजीशन देना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी के बाद लगातार वहाँ से सर्जिकल साइट से ड्रेनेज होता रहता है और बच्चा इस ड्रेनिंग फ्लूइड को एस्पायरेट ना कर जाए, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी के बाद हम बच्चे को साइडलाइन पोजीशन देते हैं। साइडलाइन पोजीशन देने से यानी कि करवट पर लिटाने से जितना भी फ्लूइड वहाँ से निकलेगा, वो सभी माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा और एस्पायरेशन का रिस्क घट जाएगा। इस वजह से हम बच्चे को सर्जरी के बाद टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी के बाद साइडलाइन पोजीशन प्रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फैटल? इन चारों ऑप्शंस में से उस कंडीशन को, उस मेडिकल इमरजेंसी को आप सेलेक्ट करें जो कि फैटल हो सकती है यानी कि जिसमें डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑप्शंस आर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन बी लैरिंगोन्यूमोनाइटिस, ऑप्शन सी क्रॉनिक एस्थमा, ऑप्शन डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। Which condition may be fatal?
ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर क्लाइंट को एपिग्लोटाइटिस कंडीशन होती है तो यहाँ पर डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एपिग्लोटाइटिस में 2 शब्द छिपे हैं। पहला है एपिग्लॉटिस और दूसरा है आइटिस। एपिग्लॉटिस एक अ, पत्तीनुमा संरचना है, एक फ्लैप है जो कि हमारी ट्रैकिया को कवर करता है। जब भी हम कोई भी फूड सब्सटेंस या वाटर इनटेक करते हैं, तो ये ट्रैकिया को ढक लेता है ताकि खाना ट्रैकिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, सीधा इसोफेगस में जाए। और अगर इस एपिग्लॉटिस के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो ये पूरी कंडीशन एपिग्लोटाइटिस कहलाती है। अब एपिग्लॉटिस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस इन्फ्लेमेशन के कारण एपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को परमानेंटली पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब ये एपिग्लॉटिस ओपन नहीं हो पाता, पर्सन रेस्पिरेशन नहीं ले पाता और इस वजह से पर्सन की जान चली जाती है। तो एपिग्लॉटिस एक प्रकार का फ्लैप है जो कि ट्रैकिया को कवर करता है और अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, जिसके कारण पर्सन को रेस्पिरेशन लेने में डिफिकल्टी होगी, रेस्पिरेशन परमानेंटली रुक जाएगा और पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए हम एपिग्लोटाइटिस कंडीशन को फैटल मानते हैं। डेथ होने की संभावना इसमें ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ से भी कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। आइए इसे जान लेते हैं, क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस अनुवांशिक रोग है, जन्मजात होने वाला डिजीज कंडीशन है जिसमें डेथ होने की संभावना काफी रहती है। इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट का लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। Mucus, sweat, and digestive juices producing cells get affected. इस सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में हमारे शरीर में जिन सेल्स से म्यूकस सिक्रीट होता है, स्वेट बनता है या डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, उन सेल्स के अंदर डिफेक्ट हो जाता है और इस डिफेक्ट के कारण ये सेल्स बहुत ही गाढ़ा सिक्रीशन सिक्रीट करने लगती हैं, बहुत ही चिपचिपा सिक्रीशन सिक्रीट करने लगती हैं और इसकी वजह से हमारा जो डक्ट हैं, ट्यूब्स हैं, एयरवे हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है। अब इस चीज़ को एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक आनुवांशिक रोग हो जाता है, तो उसके शरीर के अंदर म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़े होते हैं यानी थिक होते हैं, चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं और ये सिक्रीशन हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स और उन ऑर्गन्स तक जो ब्लड पहुंचाती हैं, उन वेसल्स में जाकर चिपक जाते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन ना तो सांस ले पाता है, ना ही वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई पहुंच पाती है, जिससे क्लाइंट की डेथ हो जाती है। तो होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर बॉडी सिक्रीशंस बहुत ही ज्यादा थिक हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं और पर्सन की डेथ हो सकती है। Next question is, if the blood group of mother and father is B and AB respectively, which blood group will not occur in their offspring? किसी मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इस इनसे जो बच्चा जन्म लेगा, इनकी जो संतान होगी, ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होना असंभव है? ए, बी, सॉरी, ए बी, बी और ओ। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो फादर है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी, ए बी ग्रुप क्या है, तो यानी कि फादर के ब्लड के अंदर ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है। तो इस प्रकार से जो संतान बनेगी, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप का होना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, causative organism of chickenpox disease is, चिकन पॉक्स का कॉज आपको बताना है। वॉर्शेला पर्टुसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर
या फिर पैरामिक्सोवायरस? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Chickenpox is caused by varicella zoster. Next question is, fetal alcohol syndrome is characterized by all except. fetal alcohol syndrome होने पर इनमें से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बताना है. लो IQ लेवल, माइक्रोसिफेली, लार्ज प्रोपोर्शनेट बॉडी या फिर सेप्टल डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट. The right answer is option C, large proportionate body. प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर द्वारा अल्कोहल का इंटेक किया जाता है तो इससे बेबी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं. यही चीज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है. प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल इंटेक करने से बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो लो होता है. इसके अलावा बच्चे का जो सर का साइज है वो माइक्रोसिफेली होता है, यानी कि आकार में छोटा होता है. और बच्चे के हार्ट के अंदर सेप्टल डिफेक्ट्स मौजूद रहते हैं. लार्ज प्रोपोर्शनेट बॉडी अल्कोहल फीटल सिंड्रोम से संबंधित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन इज. इनमें से ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा होने वाली साइकाइट्रिक कंडीशन कौन सी है? डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डेलीरियम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. डेलीरियम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होने वाली मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक कंडीशन है. डेलीरियम के अंदर पर्सन फुली कॉन्शियस नहीं होता. इसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर फाइंडिंग सजेस्ट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. अगर किसी पर्सन में या किसी बच्चे में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो जाती है तो इसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? डिक्रीज पल्स रेट, शनकन फंटैनल, लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर. बच्चे में फ्लूइड की कमी होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा. अगर बच्चे के फंटैनल्स डिप्रेस्ड हैं, सनकन है, सिकुड़े हुए हैं, धसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर फ्लूइड की कमी है, तरल की मात्रा कम है. इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो जब भी शरीर के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो हमेशा आपको पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेगी. डिहाइड्रेशन या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होने पर हमेशा जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी. जबकि हाई फ्लूइड वॉल्यूम कंटेंट होने पर लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती है. और ब्लड बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है यानी कि लिक्विड की मात्रा कम है, तो इस सिचुएशन में हमेशा जो ब्लड प्रेशर है वो आपको नॉर्मल से कम मिलेगा. तो पल्स रेट हाई मिलेगी, फंटैनल्स सनकन मिलेंगे, यूरिन स्पेसिफिक बड़ी भी मिलेगी और ब्लड प्रेशर आपको डिक्रीज मिलेगा. ये सभी फाइंडिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हाइड्रोसिफेलिस इन इन्फेंट्स. अगर किसी इन्फेंट में हाइड्रोसिफेलिस जैसी कंडीशन हो तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्रेनियल यूएसजी, सिटी स्कैन, MRI या फिर एक्सरे स्कल. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रेनियल यूएसजी. हम बच्चे के क्रेनियम पार्ट का, सिर वाले हिस्से का अल्ट्रासोनोग्राम करते हैं. इस प्रोसीजर में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके ब्रेन की इमेजेस ली जाती हैं. ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के लिए होता है क्योंकि इन्फेंट्स के अंदर जो
फॉन्टेनल्स होते हैं वो अभी ओपन हैं, क्लोज नहीं हुए होते, तो इस एज के बच्चों में ये प्रोसीजर आसानी से किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के अंदर ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स वाला पार्ट होता है, वहाँ पर एक्सेसिव सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे ब्रेन और आसपास की स्ट्रक्चर्स पर दबाव पड़ता है और बच्चे के सिर का आकार बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीडी ट्यूब इज अटैच्ड टू। आईसीडी ट्यूब इनमें से किस जगह पर अटैच की जाती है? ओपन ड्रेनेज, क्लोज ड्रेनेज, नेगेटिव सक्शन प्रेशर या वाटर सील चैम्बर? Important for AIMS NORCET एग्जाम। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब किससे जुड़ी होती है? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आईसीडी ट्यूब को वाटर सील चैम्बर से जोड़ा जाता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। आईसीडी ट्यूब का फुल फॉर्म है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, या इसे हम चेस्ट ट्यूब या फिर इसे थोरेसिक कैथेटर के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी नाम से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, थोरेसिक कैथेटर, चेस्ट ट्यूब, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। ICD tube inserted by chest wall to drain fluid, blood, pus, air from chest। अगर किसी क्लाइंट में चेस्ट एरिया में एबनॉर्मल ब्लड, फ्लूइड, पस, एयर आदि का कलेक्शन हो जाए, तो इसे वहां से ड्रेन करवाने हेतु, बाहर निकालने हेतु एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। यही आईसीडी ट्यूब या इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a failure in the lymphatic system to return body fluids adequately result in। अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए जिसके कारण बॉडी फ्लूइड वापस रिटर्न नहीं हो पाए, तो इससे कौन सी कंडीशन हो सकती है? स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड लेग, हमारे हैंड्स और लेग में स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, एडिमा इन स्प्लीन, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू एज एडिमा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिससे होता हुआ ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी प्रकार से इसी सिस्टम के पैरेलल में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है जिसमें लिम्फ फ्लूइड ट्रेवल करता है। और इस लिम्फ फ्लूइड का काम होता है बॉडी में मौजूद जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना, एंटीजेंस, फॉरेन इन्वेडर्स को किल करना। यानी हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए काम करता है। और अगर इस लिम्फेटिक सिस्टम में बॉडी फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में रिटर्न नहीं हो पाते, तो इससे हमारा जो स्प्लीन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। जो हमारा स्प्लीन होता है उसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस ग्रेवयार्ड के अंदर, स्प्लीन के अंदर जितनी भी आरबीसीज होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो टोटल 120 दिनों का होता है। स्प्लीन की लोकेशन की यदि बात की जाए तो ये अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में रिब्स के नीचे पाया जाता है। हमारे लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में रिब्स के नीचे स्प्लीन पाया जाता है। फंक्शंस की बात करें तो ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, इसीलिए हमने इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहा था। इसके अलावा स्प्लीन हमारी बॉडी में कोई पैथोजन यदि आ जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ बाय इंट्राडर्मल रूट। इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है? मीजल्स, डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बेसिलस कालमेटी गुवेरिन ये टीबी डिजीज से प्रोटेक्शन देता है और इसे जन्म के समय इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम is caused by which of the following?
इनमें से किसकी वजह से ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है? फोटोथेरेपी के कारण, फिनोबार्बिटॉन ड्रग के कारण, वार्मर के कारण या फिर क्लोरामफेनिकल मेडिकेशन के कारण? यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फोटोथेरेपी देने की वजह से ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है। फोटोथेरेपी जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है और इस थेरेपी के बाद बच्चे का शरीर ब्रॉन्ज हो सकता है। इसे ही हम ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following game where a child could participate safely who has diagnosed with hemophilia? इनमें से उस खेल का चयन करें जिसे एक हीमोफीलिया वाला पेशेंट सेफली खेल सकता है। हॉकी, फील्ड हॉकी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, सॉकर। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्लॉट्स नहीं बनते, यानी अगर ऐसे हीमोफीलिया के पेशेंट्स को थोड़ी भी इंजरी हो जाए तो वहां पर सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको उस खेल को सेलेक्ट करना है जिसमें चोट लगने की संभावना, इंजरी होने की संभावना कम से कम होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, स्विमिंग। हम स्विमिंग के दौरान पर्सन के इंजर्ड होने की संभावना सबसे कम मानते हैं। तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स के लिए स्विमिंग सबसे सेफ गेम माना जाएगा। फील्ड हॉकी, बास्केटबॉल, सॉकर, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सभी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं। इनके अंदर इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स को ऐसे सभी खेलों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। इनमें से किसके द्वारा सर्फेक्टेंट का निर्माण किया जाता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के द्वारा, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के द्वारा, क्लेरा सेल्स के द्वारा या एंडोथीलियम के द्वारा? सर्फेक्टेंट वह सब्सटेंस है जो कि लंग्स में सरफेस टेंशन को कम करके इन्हें कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, रेस्पिरेशन को पेटेंट रखता है। सर्फेक्टेंट का जो प्रोडक्शन है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोड्यूस surfactant substance. Next question is the purpose of lymph nodes is to trap. हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं उनका किसे ट्रैप करने का, किसे पकड़ने का मुख्य कार्य होता है? एंटीजेंस को पकड़ने का, मैक्रोफेजेस को ट्रैप करने का, हॉर्मोन्स को ट्रैप करने का या आरबीसीज को पकड़ने का? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे कि करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ट्रैप बनाते हैं, जाल बिछाते हैं ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। उसी प्रकार से हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड फ्लो करता है और ये लिम्फेटिक फ्लूइड इस लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद सी शेप या किडनी शेप्ड लिम्फ नोड से होकर गुजरता है। जब ये फ्लूइड इन लिम्फेटिक नोड्स के अंदर से होकर गुजरता है तो इनके अंदर यदि कोई मैक्रोफेजेस या एंटीजन मौजूद है तो तुरंत इसे यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और फिर इसके पास जाकर मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक एक्शन द्वारा इसे किल कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए ये सिस्टम पूरा काम करता है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होती हैं और किडनी के आकार की लिम्फ नोड्स इन ट्यूब्स के अंदर पाई जाती हैं। जैसे ही कोई हानिकारक पैथोजन, सेल्युलर डिबेरिस यानी एंटीजन आदि इस फ्लूइड के अंदर से लिम्फ नोड से गुजरते हैं तो यहाँ इसे ट्रैप करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी।
क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। बेस्ट ऑफ लक।